दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस से यूट्यूब चैनल में। टॉपिक टॉप 50 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों को नोट कर लेंगे। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं पिछली बहुत सारी प्रीवियस एग्जाम्स में। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा और बार बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम्स में, तो इनको नोट बनाते चलिए और नोट्स करते रहिए, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट कौन सा है इसमें, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, ठीक है। पहली जनगणना, और जनगणना कितने साल बाद होती है भारत में? 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। और नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, और 81 में था भारत में रिपन, ठीक है। नियमित जनगणना जो 10 साल के अंतराल पे होना शुरू हुआ वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल थे 1881 से, लेकिन भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से शुरू हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च को हुई, तारीख 15 मार्च वर्ष 1950 थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो योजना बनाने का काम करता है भारत में, ये डिपार्टमेंट, ये विभाग, ठीक है। संवैधानिक विभाग नहीं है, इसे भी नोट करना, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? 1951 से। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनी। 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती है, और पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि पर फोकस किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना का जो विचार या कॉन्सेप्ट हमने अपनाया वो रूस से अपनाया हुआ है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं हिंदी में से। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त को हुई और वर्ष थी 1952, 6 अगस्त 1952 को। नाम से ही समझ रहे, राष्ट्रीय विकास, भारत के पूरे स्तर का, पूरे देश की अगर बात करें तो विकास के स्तर की व्यवस्थाओं को जो स्थापित करती है, इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। 6 अगस्त 1952 को जो बना विभाग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई। ये एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है भारत सरकार के, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि की लागत और उसकी मूल्य को तय करता है, जो ऐसे समझो आप। जो किसान अपना कोई, मान लीजिए गेहूं करता है, कोई धान का उत्पादन करता है, कोई ज्वार का, कोई बाजरे का, तो उसकी लागत कितनी होती है, फिर उसका कितना मूल्य दिया जाना चाहिए, तो उसको तय करता है। ये विभाग 1965 में बना था, है ना। तो भारत में होने वाली सभी फसलों के दाम तय करता है ये, एमएसपी बोल सकते हैं उसको एक तरीके से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करता है कृषि मूल्य आयोग। और 1965 में बीएसएफ की स्थापना भी हुई थी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में होता है 1966-67 में, ये नोट कर लेना। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ भारत में? 1966-68 में, ठीक है, नोट कर लेना। और 60 के दशक में, अगर दशक का क्वेश्चन आया तो 60 का दशक आएगा, ये आ चुका है कई बार, और ये वर्ष भी आ चुकी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों को सरकार से जोड़ा गया। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। कितने बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये भी नोट कर लेना, प्रधानमंत्री भी नोट करो, 14 बैंक भी नोट कर लेना। 19 जुलाई 1969, सब प्रश्न पूछेंगे इस पॉइंट से अभी तक एग्जाम्स में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहली बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में होता है, 19 जुलाई को, वर्ष 1969 थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड, ये सरकार ने चलाया, 1970 में चलाया था। इसका पहला जो पार्ट था, पहला स्टेप था 1970 में शुरू हुआ, फिर अलग अलग स्टेप में, अलग अलग पार्ट में 2-3 ऑपरेशन फ्लड चलाए गए। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन या दुग्ध उत्पादन से। दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा में, उस स्तर पर काम किया गया, ऑपरेशन फ्लड। और इसकी स्टार्टिंग करी गई, राज्य लिखना चाहें तो लिख लेना, गुजरात से, गुजरात से स्टार्टिंग करी गई इसकी, ठीक है, ये नोट कर लेना। मिड डे मील आप बात करते हैं, बच्चों को प्राथमिक जूनियर स्कूलों में दिया जाता है। मिड डे मील की स्टार्टिंग 1995 में हुई भारत में। मध्याह्न भोजन व्यवस्था 1995, और कौन से राज्य से? सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था, फिर उसके बाद भारत में। मिड डे मील योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों को जो लोन मिलता है वो इस कार्ड के माध्यम से 1998 में ये व्यवस्था शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों का एक क्रेडिट कार्ड सरकार के द्वारा बना करके दिया जाता है, जिससे किसान अपना क्या ले सकता है, ऋण वगैरह, लोन वगैरह आसानी से उपलब्ध उसके लिए होता है। ये योजना 1998 में आई। ऑपरेशन फ्लड दोबारा रिपीट हो गया, दूध से उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति पर, खाद्यान्न फसलों पर या गेहूं के उत्पादन पर जो वैज्ञानिक थे कृषि से जुड़े हुए भारत के, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, गेहूं के उत्पादन को एक बम्पर पैदावार की जाए, वृद्धि की जाए, तो एम एस स्वामीनाथन, छाप लो और रट लो इसको नाम को, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। गरीबी हटाओ का नारा कई बार आ चुका है पेपरों में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं में, ठीक है, जो कि 1974 से 1979 तक चलनी थी ये पंचवर्षीय योजना।
किसके शासनकाल की बात है? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल की बात है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाई गई छठवीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और गरीबी के ऊपर काम कब किया गया अच्छे से? छठी पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि ग्रामीण भारत के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 1975 में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी बनाया था इंदिरा गांधी जी ने। कौन सा? 20 सूत्रीय, बहुत सारी अलग अलग योजनाएं 20 सूत्रीय कार्यक्रम में। 1991 की वर्ष बहुत आते पेपर में, उदारीकरण लागू किया गया था 1991 में। इसको एलपीजी सिस्टम भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, और इसका मतलब क्या होता है? पी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सीमाओं को खोला गया, भारत की सीमाओं को खोला गया 1991 में, 1991 में खोला गया। स्पीड यदि तेज हो पढ़ाने की तो 2 बार 3 बार देखना आराम से क्लास को, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो प्रश्न यही आएगा कि भारत में उदारीकरण कब हुआ? तो 1991 में हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव। सीमाओं को खोला गया था आर्थिक दृष्टि से, व्यापार को बढ़ाया गया था आर्थिक दृष्टि से, इसी को बोलते हैं उदारीकरण। इंग्लिश में से शॉर्ट में एलपीजी सिस्टम भी बोल देते हैं, है ना। या तो उदारीकरण पढ़ लीजिए या वैश्वीकरण आ जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण भी लिख लेना। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नर्मदा नदी से संबंधित एक महिला रही जिनका नाम मेधा पाटेकर, याद रखना कई बार आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जब नर्मदा के पास सरदार सरोवर बांध बनाया गया, जो कि बहुत ज्यादा हाइट पे बनाया गया, तो उसके आसपास के रहने वाले इलाके से लोगों को हटा दिया सरकार ने, क्योंकि उनके लिए खतरा हो सकता है, खतरा संभावना रहती है हमेशा, तो लोगों को हटा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो उनके पुनर्वास के लिए जो लोग हटाए, जो अपने घरों मकानों में अपने क्षेत्रों में वहां रह रहे थे उसके आसपास, तो उनको बचाने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, तो बहुत फेमस नाम है मेधा पाटेकर जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, गुजरात में। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में चला था, पेड़ों को कटने से बचाते थे, पेड़ों को कटने से बचाते थे, नाम था पांडुरंग हेगड़े। दक्षिण भारत में चलाया गया था, ये कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों में। ठीक है। जैसे चिपको आंदोलन चलाया गया उत्तर भारत में 1972 में चलाया गया ये आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया था इसका। इनका भी उद्देश्य क्या था? वृक्षों को या पेड़ों को कटने से बचाना। ये भी प्रश्न कई बार आता है, चिपको आंदोलन वाला। 72 या 73 लिखा आता है, या 72 लिख लीजिएगा। चिपको आंदोलन, नाम सुंदरलाल बहुगुणा, राज्य उत्तराखंड। ये कहां पे चलाया गया? उत्तराखंड में। राज्य का नाम उत्तराखंड लिख लीजिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में। कौन से जिले में? चमोली जिले में। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो कि कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से, पत्रकारिता से, इन क्षेत्रों से सामान्य तौर पे आते हैं, जिनको अनुभव होता है अपने पूरे जीवन भर का, है ना, जिन्होंने भारत को लेकर के कहीं ना कहीं नाम किया होता है ना। तो 12 सदस्य होते हैं ये राज्यसभा में मनोनीत करे जाते भैया। और आर्टिकल 80 के 4 के तहत ये मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है, आर्टिकल 80 के 4 में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मनोनीत मतलब इंग्लिश में नॉमिनेट करते हैं। आगे बात करते हैं, हुगली नदी जानते ही है, कलकत्ता स्थित है हुगली नदी के तट पर, जो कि गंगा की एक वितरिका है। कांग्रेस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष है वो कौन थे? WC बनर्जी थे। और कब की बात कर रहे हैं हम? 1885 की बात कर रहे हैं। पहले अध्यक्ष बनाए गए जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, जिसमें 72 लोगों ने कुल भाग लिया था। और कांग्रेस को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। भारत के प्रति उनकी सहानुभूति थी, सिंपैथी थी, तो भारतीय नेताओं के साथ मिलकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई। अब बात कर रहे हैं गोताखोरों की। गोताखोर जाते हैं समुद्रों के अंदर, नदियों के अंदर गहराई में किसी भी चीज को ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं पे डूब रहे होते हैं तो उनको, या किसी भी चीज के रिसर्च के लिए, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है गोताखोरों पर। ये छाप लेना, नोट कर लेना। 2 गैसों का मिश्रण होता है गोताखोरों पर, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर के वो जाते हैं सांस लेने के लिए समुद्र के भीतर। फलों को पकाने के लिए एक एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, नोट कर लेना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, लगातार पूछा जाता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन का, एसिटिलीन, सॉरी माफ कीजिए, एसिटिलीन भी लिखा आता है कभी कभी ये शब्द, क्या याद रखेंगे? एथिलीन, कच्चे फलों को पकाने के लिए। साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा? ज्ञानपीठ दिया जाता है, 1965 से दिया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और 1965 में जी शंकर क्रुप को पहला दिया गया था, नाम भी लिख लेना। 1965 में सबसे पहला शंकर क्रुप को दिया गया था जी। ठीक है, अब बात करते हैं, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो महिलाओं की वृद्धि के लिए मदद करता है। तो महिलाओं से संबंधित हार्मोन होता है, बस इतना ही रट लेना आप। एस्ट्रोजन हार्मोन
महिलाओं के अंदर पाया जाता है, जो महिलाओं की वृद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एलोरा के मंदिर तो बहुत पढ़े होंगे आपने, और नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से रिवीजन कर लो, रिवीजन हो जाएगा। एलोरा के मंदिर बहुत फेमस मंदिर है जी बेटा। जो क्लास है ना टॉप 50 वाली, एक तरीके से पुलिस लेवल के लिए, दिल्ली पुलिस लेवल के लिए, एसआई पुलिस लेवल के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं इधर से उधर से बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए, और बहुत मदद देगी ये क्लास। इस क्लास के तो नोट्स बनाते ही चलिए आप, है ना। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो तो पढ़िए ही पढ़िए आप, लेकिन उसके अलावा इसके नोट्स टॉप 50 वाला अलग से बनाइए, कैपिटल, एक रफ, एक जो भी कॉपी फेयर बनाना चाहें उसको लिखिए ऊपर, और उसमें सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। 100% गारंटी के कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन आपके लिए आ रहे होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एलोरा के मंदिर हैं, दक्षिण भारत में बहुत फेमस है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलोरा के चट्टानों को काट करके, मतलब पहाड़ था वहां पर, पहाड़ों को काट करके ये एलोरा के मंदिर बनाए गए। तो नाम है इनका एलोरा के मंदिर। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनाए थे जी। आप इतना ही याद रखना, कौन से वंश ने बनाए? राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग पहला शासक था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट, दक्षिण भारत में हम पढ़ते हैं, गोदावरी के पास में। ठीक है, आगे बात करते हैं। खालसा पंथ था। पंथ मतलब समझ रहे हैं, पंथ एक विचारधारा, अपना सिद्धांत। तो खालसा पंथ था, अपनी ये विचारधारा की स्थापना, अपने एक सिद्धांत की स्थापना 1699 में की गई, 17वीं सदी में करी गई, ऐसे पढ़ सकते जाए। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, किसके के? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। एक पंथ था, एक विचारधारा थी, सिख धर्म का था, और अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के, और पहले गुरु थे गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। तो गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा। संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी इंग्लिश में से बोलते हैं। संसद की सबसे बड़ी समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा बोले तो सांसद होते हैं उसके अंदर। सबसे बड़ी समिति इसे बोला जाता है, इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी बोल सकते हैं, और हिंदी में से प्राक्कलन समिति बोलते हैं। ये संसद की सबसे बड़ी समिति है, नोट कर लेना, छाप लेना। और एक होती है लोक लेखा समिति, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। तो दोनों के सदस्य होते हैं, दोनों के मिलकर के सदस्य एक समिति का गठन होता है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी इंग्लिश में, और हिंदी में लोक लेखा समिति हिंदी में कहा जाता है। एक वो भी समिति होती है संसद में। अब बात कर रहे हैं, एक लास्ट का पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ब्रिटेन में, इंग्लैंड के भीतर समाचार पत्र यहां से छपते हैं, यहां से प्रकाशित होते हैं। उसे एक इलाके का नाम कई बार एग्जाम्स में आया हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों से जुड़ा तो बहुत सारा मामला है कि 200 साल तक भारत पे शासन करके गए, तो बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं इंग्लैंड से लेकर के, है ना। तो समाचार पत्रों का केंद्र इंग्लैंड में, जहां से लगभग जो इंग्लैंड के अंदर छपने वाले सभी समाचार पत्र निकलते हैं, वहीं से ब्रॉडकास्ट होते, प्रकाशित होते हैं, माफ कीजिए। तो उस जगह का नाम है फ्लीट स्ट्रीट। जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, उस जगह का नाम मैं इधर से हटा के लिख देता हूं, ये नोट करते चलो। जो रामबाण क्लास है आपके लिए, गागर में सागर क्लास है जी। ठीक है, तो समाचार पत्र का प्रकाशन कहां पे? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। तो जगह का नाम क्या है? फ्लीट स्ट्रीट। बहुत फेमस जगह है, यहीं से फ्लीट स्ट्रीट, समाचार पत्रों का प्रकाशन यहीं से होता है, इंग्लैंड में बहुत फेमस है, नोट कर लेना। ठीक है, तो समाचार पत्रों का ये केंद्र है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस, और इसमें बहुत सारे मैंने बता दिए आपको, तो कुल मिला के टॉप 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अलग से एक फेयर कॉपी बना के मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, जीएस का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है। आमतौर पे बच्चे बहुत घबराते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। देवेंद्र क्लासेस चैनल आपके साथ है, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, हर तरीके से पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, टॉप 50 पढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को भी पढ़ते रहिए, प्ले लिस्ट में जाकर के सारी क्लासों के नोट्स बनाइए, जिले बाई जिले है, और वैसे भी कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, वहां से भी नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है आपका, और चुनाव चौके आ रहे हैं ऊपर से, तो इस वजह से बम्पर वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे पहले पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से झोंक दो आप पढ़ाई में, जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और एक बार जब नौकरी लग जाएगी तो फिर फ्री है आप अपने जीवन के लिए, कहीं पर भी किसी भी तरीके से निर्णय लेने के लिए। लेकिन उससे पहले पढ़ाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सारे कामों को छोड़ करके पढ़ाई। और पढ़ाई आपको समाज में, या आप जहां भी रहते हैं वहां पर एक स्थान स्थापित आपका करेगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आर्टिकल 47 का इस्तेमाल करते रहिए। कल फिर मिलेंगे आपसे, नमस्कार।